संवाद 2023 के तहत अब हम सरगुजा में हैं। सरगुजा का उल्लेख हम इसलिए कर रहे हैं कि इधर 3 जिलों के प्रतिनिधि हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बन रहे हैं, जिसके तहत अंबिकापुर, सूरजपुर और बलरामपुर 3 क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि हमारे साथ हिस्सा बन रहे हैं। और निर्धारित कार्यक्रम तो यह था कि इस संवाद का अंतिम कड़ी के तौर पर टीएस सिंहदेव साहब को हमारे साथ होना था, पर सिंहदेव साहब के साथ में व्यथा यह है, जैसा उनके संदर्भ में तय किया जाता है वैसा हो नहीं पाता। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हो गया। उन्हें कार्यक्रम का समापन करना था, पर हम उनसे उद्घाटन करा रहे हैं, क्योंकि पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा कर देती जिसके कारण ऐसा घटित हो जाता है। अब पार्टी ने चुनाव समिति की बैठक रायपुर में रख दी है और सिंहदेव साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टी के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, ताकि आगे अगर कोई भूमिका तय होनी है तो उसमें वो भूमिका काम आए। तो हम सिंहदेव साहब का उसमें सहयोग करना चाहते हैं कि वो अपनी भूमिका निभाएं, तो इसलिए हमने कार्यक्रम में बदलाव किया और उसके तहत टीएस सिंहदेव उद्घाटन सत्र में हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां टीएस सिंहदेव साहब के लिए। और सिंहदेव साहब शुरुआत इसी से करते हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ 2018 में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पे भरोसा किया और उससे भी कहीं ज्यादा भरोसा सरगुजा अंचल की जनता ने कांग्रेस पर किया और लोग मानते हैं कि आपके कारण किया। अब जब 2023 आ रहा है, 14 में से 14 सीट जीतने वाला सरगुजा अंचल का भरोसा कितना आप और कांग्रेस कायम रख पाई, ये सवाल है। क्या कहेंगे सिंहदेव साहब? 14 में 14 सीट जो पिछले बार आ पाई, ये एक अप्रत्याशित सी घटना है। मुझे याद नहीं है कि आज़ादी के बाद कभी भी सारी सीटें आई हों। शायद एक बार किसी चुनाव में आई हो, तो मैं नहीं कह सकता, वरना 10 में 9 पहले 10 विधानसभाएं थी, इस प्रकार का रहा। 100% शायद ही कभी आई हो, तो वो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हो गया, बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया। आसानी से उसको पाना कठिन रहता है। नहीं, वो तो ठीक है, हमारा सवाल तो कुछ और ही था। ये जो भरोसा जनता ने किया था, 5 साल बाद सिंहदेव साहब क्या कहने की स्थिति में, कितना उस भरोसे को आप कायम रख पाए, आपकी पार्टी कायम रख पाई? जिन उम्मीदों से, जिन अपेक्षाओं से और जिन भावनाओं से इस क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया था, सिंहदेव साहब का अंतर्मन उस भरोसे को कायम रख पाने के संदर्भ में क्या कहेगा सार्वजनिक मंच से? इसमें अगर मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री संभावित इस क्षेत्र से हो सकते थे, तो ये सही है कि चुनाव के दौरान लगभग हर क्षेत्र में वहाँ के जो लीडर रहते हैं, स्थानीय लीडर रहते हैं, साथ ही उनको पुश करते हैं कि भाई हमारे बीच का बन जाता तो अच्छा है, हमारे बीच का बन जाता तो अच्छा है। तो सरगुजा क्षेत्र में भी एक माहौल था, जैसे बिलासपुर में महन जी को लेके था, दुर्ग रायपुर में भूपेश भाई को लेके था, अन्य क्षेत्र में अन्य लोगों की बात थी, ताम्रध्वज भाई का भी नाम था। तो चुनाव के पहले ये नाम थे सर्कुलेशन में कि कौन बन सकते हैं, कि ये चेहरा तो घोषित हुआ नहीं था कि चुनाव के पहले ये हमारे सीएम फेस रहेंगे, तो कौन हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। तो ये सही है कि सरगुजा में मेरा नाम भी चर्चा में था कि अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो पहले नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला है, मुख्यमंत्री के रूप में भी मौका मिल सकता है, तो इनका साथ दो, बढ़ाओ। और ऐसा भी बहुत लोगों ने बोला कि क्रॉस पार्टी भी शायद सपोर्ट मिला, बुरा मत मानेंगे, साथी भी बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी चर्चा थी कि खुद पार्टी के कैडर हैं, सदस्य हैं, उनका वोट तो जरूर पार्टी को गया होगा, शायद परिवार का एक आध वोट मत चला गया हो कि भाई हमको अपने क्षेत्र से किसी को आगे बढ़ाना है। ये माहौल था। चुनाव के बाद भी सब जान रहे हैं कि इन्हीं 4 लोगों को दिल्ली भी बुलाया गया, तो वो बात गलत नहीं थी, उस नाते आकलन लोगों का गलत नहीं था। एक व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री के रूप में चयनित हुआ, सरगुजा के प्रतिनिधि का नाम नहीं आया, और मीडिया में ये बात चली कि 2.5 साल, उससे भी उम्मीद बनी रही कि 2.5 साल बाद हो सकता है कि सरगुजा के प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। तो अंततः ये निर्णय
हाईकमांड का रहता है, पार्टी का रहता है। हमारी भावना हो सकती है, क्षेत्र के लोगों की भावना हो सकती है, और यदि ऐसा था तो मैं अत्यंत आभारी हूं कि लोगों ने मेरे संदर्भ में ऐसी भावना व्यक्त की और आगे तक मेरे को जाने में सहयोग दिया। ये तो वोट उस नाते हुआ नहीं, लेकिन अगर लोगों के मन में था और यदि परिणाम पे उसका कोई हम प्रभाव मानते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी धरोहर वो हो गई, बहुत बड़ी पूंजी हो गई। नहीं, मेरा सवाल केवल मुख्यमंत्री पद के संदर्भ में नहीं था। जानना ये चाहता था कि जिस उम्मीदों से जनता ने वोट दिया, क्षेत्र के विकास के संदर्भ में, क्षेत्र की तरक्की के संदर्भ में, क्षेत्र को मुख्य धारा में लाने के संदर्भ में 5 साल में ऐसा कुछ कर पाए जिसके आधार पर आप जनता के बीच में जाएं और कहें कि देखो आपको जो हमसे उम्मीदें थी हमने पूरा की है, इसलिए फिर से हमारे प्रति भरोसा बनाए रखिए। ये सवाल है ना। कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र के जो प्रमुख बिंदु थे 36 बड़े लक्ष्य थे और अंदर 281 बिंदु थे। तो 36 बड़े लक्ष्यों में जो पहली पॉइंट पे लक्ष्य था किसानों के संदर्भ में था, ये कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं, इससे जुड़ा हुआ नहीं था। कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम ऋण मुक्ति करेंगे। जिस पैमाने पे किया ऋण मुक्ति हुई, कम से कम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे। इस साल 2800 रुपए से 17 रुपए कम में धान की खरीदी होगी, चुनाव के बाद खरीदी होगी। और कई हैं, गन्ने की बात है, छोटे प्लॉट शहरों में 5 डिसमिल से कम के प्लॉट की खरीदी बिक्री बंद हो गई थी, उनकी बात है। बिजली बिल हाफ की बात है, यूनिवर्सल पीडीएस की बात है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की बात है, वन उपज की खरीदी में रेट को बढ़ाने की बात है, अन्य वन उपज तेंदुपत्ता के अलावा इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य से जोड़ा जाए उसकी खरीदी की बात है। मिलेट मिशन जो आज अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया, घोषणा पत्र में उसका उल्लेख था कि हम इसको प्रमोट करेंगे, कोदो कुटकी रागी इसकी खेती को प्रमोट करेंगे, उनका भाव किसानों। तो कई चीजें हैं जो हुई। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शायद किसी ने परिकल्पना नहीं की होगी कि घोषणा पत्र में इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ाई को बढ़ावा देने की बात अगर लिखी थी तो उसको स्वामी आत्मानंद स्कूल और कॉलेज के माध्यम से परिणित किया गया। आज 700 से ज्यादा स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिसमें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए नई पीढ़ी को सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, और उसके साथ लिंक करके 10 स्वामी आत्मानंद कॉलेज को भी स्थापित किया। तो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में कॉलेजों में जाके फीस ज्यादा देनी अगर पड़ती थी तो उस बाबत भी और भी बातें हैं जो कही जा सकती है। तो वहां तक हुआ। जो नहीं हुए वो भी बातें हैं, जे चीजें हैं। शराबबंदी की बात थी, शराबबंदी नहीं हो पाई। वकीलों के लिए कानून की बात आई थी, वो पत्रकारों के लिए तो कानून आया, वकीलों के लिए नहीं आ पाया, डॉक्टर्स के लिए कि आईपीसी की धारा है अभी वो फ्रेम नहीं हो पाया। और भी ऐसे बिंदु हम गिनाएंगे। तो 100% जो घोषणा पत्र में अंकित था वो हो गया। जर्सी गाय भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुआ। तो लोग आंकेंगे कि भाई चुनाव के समय कहा जाता है मन से कोशिश की कि नहीं की, कि कोरा कागज का चिट्ठा था, चुनाव के पहले थमा दो और उसके बाद भूल जाओ। तो सरकार भूली नहीं, उसने कोशिश की, जो करा वो आपके सामने है। पर मेरा सवाल ये है उसकी भी जवाब साहब, अगर आप मानते हैं कि घोषणा पत्र को लेकर वाकई सरकार ने काम किया और ये राजनीतिक हलकों में मान्यता रही कि अगर 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की तो उसका एक बड़ा कारण टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में तैयार किया गया जन घोषणा पत्र था। अब सवाल ये उठता है, अगर वाकई घोषणा पत्र पे काम हुआ तो इस बार घोषणा पत्र की जिम्मेदारी उठाने से टीएस सिंहदेव साहब ने इंकार क्यों कर दिया? और सिंहदेव साहब ने अगर इंकार नहीं किया तो पार्टी ने इस बार ये जिम्मेदारी सिंहदेव साहब को क्यों नहीं सौंपी? कहां गलती हो गई? उसमें पुनिया जी जब प्रभारी थे और चुनाव निकट आ रहा था, करीब 2 साल बचे थे उस समय, तो एक पीसीसी में उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, सीनियर्स को बुलाया था और मेरे पहुंचने के पहले ये निर्णय हुआ कि घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष अकबर भाई को बनाएंगे। मैं आया, मैंने भी मीटिंग में उपस्थिति दर्ज की और मुझे बताया गया कि ऐसा हो गया। मैंने कहा अच्छा, ये अच्छा है कि हो गया है। और फिर ये निर्णय चल रहा था, ये चर्चा चल रही थी कि अमूमन जो लोग पिछले बार समितियों के अध्यक्ष थे, नए लोगों को भी मौका दिया जाए। कुछ पुरानों को भी मिला है, कुछ नए को भी मिला है, तो वो वाली बात थी। और
वो फिर घोषित नहीं हुई। घोषणा होते होते मैं समझता हूं कि चुनाव के 5-1 महीने बचे होंगे, जब वो अभी अकबर भाई का तो अभी 1-8 महीने पहले ही घोषणा हुई। तो मैं जिस तरीके से मैंने पिछली बार कोशिश की थी, समय ही नहीं था। मैंने पार्टी को ये बताया था कि उस तरीके से घोषणा पत्र तैयार करने का समय भी नहीं है, और मैं उपलब्ध हूं पार्टी के लिए। अकबर भाई से भी मैंने कहा है कि मेरे पास जो इनपुट्स होंगे मैं उपलब्ध कराऊंगा। बैठक में भी ये कहा कि नहीं, आप लोग भी जो है अपने सुझाव दीजिएगा, तो हम लोग भागीदार हैं उसमें, अध्यक्ष के रूप में नहीं। अब भागीदार रहेंगे सदस्य के रूप में। थोड़ा और विस्तार करते हैं सरकार के संदर्भ में। क्या प्रदेश के संदर्भ में बात भले ही होगी, ये भाजपा की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार है, पर सिंहदेव साहब के संदर्भ में बड़ी अनुकूलता है। सिंहदेव साहब के संदर्भ में अनुकूलता ये रही कि पहले बड़े भाई की सरकार थी, अब छोटे भाई की सरकार है। रमन सिंह जी को आप बड़ा भाई बताते थे, भूपेश बघेल जी को छोटा भाई बताते थे। अब जानना हम ये चाहते हैं, भाई सरकार कौन ठीक चलाता था, बड़ा भाई या छोटा भाई? अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति काम करता है। मैं क्रिकेट की बात करता हूं हमेशा, तो सहवाग अपने तरफ से बैटिंग करेंगे, तेंदुलकर अपने तरीके से करेंगे, द्रविड़ अपने तरीके से करेंगे, वो तो रहता है। और रमन सिंह जी ने कुछ अच्छे से नहीं किया तो उनको 3 बार मौका कैसे मिलता? कुछ तो किया होगा तब उनको मौका दिया पब्लिक ने। फिर क्यों बदला? पब्लिक नहीं बदला, उन्होंने, आपने कहा छोटे भाई को, तो भूपेश भाई को उन्होंने मौका दिया। अब फिर वो लाइन में है, काम किया है, तो हो सकता है पब्लिक उनको कांग्रेस को फिर से 5 साल का मौका दे, तो उससे चले। पब्लिक का तो ठीक है, हम तो सिंहदेव साहब से जानना चाह रहे थे कि ज्यादा किस भाई ने परेशान किया। जी भाई पब्लिक का तो पब्लिक बता देगी, सिंहदेव साहब से ये जानना चाहते थे कि किस भाई ने ज्यादा परेशान किया। चलता है सब ठीक। थोड़ा काम के संदर्भ में और आगे बढ़ते हैं। सिंहदेव साहब, आप स्वयं भी महत्वपूर्ण विभागों का संचालन कर रहे थे, चुनाव में जा रहे हैं, आप अपने विभागों के माध्यम से जनता के बीच में क्या उपबीज जगा पाए, जो काम करने का मौका आपको दिया गया? थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे। सुधार तो हुआ, 100% काम हो गए हैं, ये ऐसी बात नहीं है। अभी अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज को ही देखें तो उसके अस्पताल को अभी बनने में समय है, बजट की आवश्यकता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज तैयार हो गया, वो लोकार्पित हो गया। मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल नहीं बना, जो जिला अस्पताल का स्वरूप था उसमें परिवर्तन आया। स्टेट में देखें तो 6 हमारे मेडिकल कॉलेज थे, 3 ही अपने बिल्डिंग में चलते थे, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर। नांदगांव अपने अस्पताल में नहीं चलता था, अपने बिल्डिंग में नहीं चलता था। रायगढ़ अपने बिल्डिंग में नहीं चलता था। अंबिकापुर आज भी अस्पताल अपने बिल्डिंग में चालू नहीं हुआ है, मेडिकल कॉलेज चालू हो गया। तो ये चालू भी हुए, और 4 नए मेडिकल कॉलेज भी सरकार ने अपने तरफ से स्थापित किए, 3 नए और 1 दुर्ग को लिया, और उसके अतिरिक्त 4 और जी की बजट में व्यवस्था की। तो ये बड़े लेवल पे देखें, छोटे लेवल पे आप ले जाएंगे तो जितने सब हेल्थ सेंटर हैं, शायद देश का, शायद पहले राज्यों में होगा छत्तीसगढ़, जिसने CHOs की नियुक्ति कर दी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में। NHM ANM को ट्रेन करके 6 महीने की ट्रेनिंग दे के जो एक टारगेट था, वो छत्तीसगढ़ ने लगभग पूरी कर ली है। सब हेल्थ सेंटर थे, नई बिल्डिंग उनको उपलब्ध कराना था। बाकी देश की बात मैं नहीं जानता, लेकिन छत्तीसगढ़ में 800 सब हेल्थ सेंटर रहे होंगे जो नए स्वरूप के भवन में थे। आज 100% का सैंक्शन हो गया, 580 के करीब बचे थे, वो अभी सैंक्शन होके काम चालू है। तो उपलब्धियों में इस प्रकार से कहेंगे तो उपलब्धियां स्वास्थ्य विभाग में देख सकते हैं। मैन पावर की तैनाती, 135 स्पेशलिस्ट थे, अभी 600-700 की और हमको जरूरत है जी। 135 से 700-800 स्पेशलिस्ट हो गए, तो 5 साल में 135 जो थे उनको 600-700 तक पहुंचाने में सफलता मिली। मेडिकल ऑफिसर्स की कमी नहीं है आज के दिन में। आजकल मैं फाइल में दस्तखत करके ही आया हूं, तो मेडिकल स्पेशलिस्ट की तैनाती और 150 की हो जाएगी। तो ये जो गैप है ये बढ़ते जा रहा है। तो 100% हो गए नहीं हुए, पहले की तुलना में काफी सुधार। दवाइयों की उपलब्धता हो गई। पंचायत विभाग में अगर देखेंगे तो
अच्छा काम जहां पर हुआ, पंचायत विभाग में पहले उस विभाग से जुड़ा था, तो सड़कों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण में दिल्ली में तो एनडीए की सरकार है, लगातार उनने सराहा है। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में उन्होंने छत्तीसगढ़ को आंका और हमको बल्कि बोनस भी दिए। एक साल 100 करोड़ रुपए, एक साल 150 करोड़ रुपए, एक साल 125 करोड़ रुपए एडिशनल अमाउंट कि आपने समय के अंदर टारगेट से ज्यादा परफॉर्म करके दिया। कोरोना के समय का देखें, छत्तीसगढ़ ने अपने तरफ से पहल की, सफलता, उसमें पंचायत विभाग भी जुड़ा, स्वास्थ्य विभाग की जवाबदारी थी, दवाइयों को उपलब्ध कराना, मशीनों और उपकरणों को पहले से सुधार 100% हो गया? बिल्कुल नहीं। पर आपने सब जगह इतना काम किया तो अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज की अपनी बिल्डिंग बनवाने का काम क्यों नहीं किया? मेडिकल कॉलेज की तो बिल्डिंग बन गई, जो अस्पताल बन रहा है जी, इसका प्रशासनिक स्वीकृति 374 करोड़ की थी जी। यहां पर जो काम प्रारंभ हुआ उसमें एक क्लॉज टेंडर का था, एस्केलेशन का जी। एस्केलेशन क्लॉज में करीब 64 करोड़ या एक्स्ट्रा आ रहे थे। कोरोना आया या जो भी आया, जो कौन बना रहे थे मैं नहीं कहूंगा अस्पताल जी, लेकिन बन रहा था, उसमें विलंब हुआ और जो प्रशासनिक स्वीकृति 374 करोड़ की थी, इससे 109 करोड़ अधिक खर्चा हो गया जी। उसकी सैंक्शन में हमको जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि सैंक्शन हुआ 374 करोड़, आपने 474 करोड़ कैसे खर्चे कर लिए? तो जो अग्रीमेंट का ही क्लॉज था 68 करोड़ रुपए तो एस्केलेशन का था, वहां गाड़ी अटकी हुई है, वो पैसे रिलीज नहीं हो रहे हैं, उस कारण से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अंबिकापुर का नहीं बन पा रहा है। अब प्रदेश से थोड़ा सरगुजा क्षेत्र के संदर्भ में आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने सिंघवी साहब जो सूची जारी की, उससे आप कितने परेशान हैं? और ये जानना इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कैटेगरी बनाई A, B, C, D, और उसके अंदर जो कमजोर सीटें हैं उन 21 सीटों पे और अब 22 सीटों पे उसने प्रत्याशी घोषित कर दिए। आपके अंबिकापुर क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी आ गए, पर उसमें अंबिकापुर शामिल नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अंबिकापुर उसके लिए कमजोर सीट नहीं है। आपको इतना मजबूत नहीं आखिरी पार्टी भाजपा, क्या कहेंगे इस पर? मैंने हमेशा जीवन में खेल के मैदान में ही प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं माना जी, चाहे वो खेल रहा हो, चाहे अन्य बातें रही हो और चाहे राजनीति रही हो। मेरी आलोचना भी इस बाबत होती है कि आप कैसे बोल देते हैं कि भाजपा का भी आधार है जी। तो मेरा आकलन है कि भाजपा भी छत्तीसगढ़ में उपस्थित है जी। एक मैं रफली कैलकुलेशन करता हूं कि कांग्रेस और भाजपा के 32% वोट हैं और आप चुनावों में देखेंगे वो इधर उधर नहीं होते जी छत्तीसगढ़ में, और 10% है वो फ्लक्चुएट होता है जी, फ्लोटिंग वोट उसको कह लीजिए। ये जिताता है, हराता है, सरकार बनाता है, बहुमत देता है। तो भाजपा को या किसी भी अपने प्रतिद्वंदी को, मैं तो चाहूंगा भाजपा भी कांग्रेस को कमजोर ना माने जी, पर मैं कभी भाजपा को कमजोर नहीं मानता, क्योंकि मेरा आकलन है कि उनकी उपस्थिति है फील्ड में, उनकी उपस्थिति। मैं भी लोगों के बीच में जाता हूं, मैं भी लोगों से फीडबैक लेता हूं, लोगों से बहुत सारी जानकारी आती है, और पूरा छत्तीसगढ़, पूरा सरगुजा केवल कांग्रेस है, इससे बड़ी गलतफहमी नहीं हो सकती। और प्रजातंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस विपक्ष के रूप में हो, चाहे वो भाजपा विपक्ष के रूप में हो। तो उस हद तक छत्तीसगढ़ में अच्छी स्थिति है। दोनों पार्टियों के एक बैलेंस वोट हैं, वो तर्क की बात है कि किसके कितने हैं, लेकिन दोनों पार्टियों की अच्छी उपस्थिति है। नहीं, दोनों पार्टियों की अच्छी स्थिति प्रदेश में जैसी भी, वो तो अलग बात है सिंघवी साहब। मेरा सवाल तो सीधे तौर पर अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर था कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 प्रत्याशी घोषित किए इस क्षेत्र के, और उसमें अंबिकापुर से प्रत्याशी घोषित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अंबिकापुर को कमजोर सीट के रूप में नहीं देख रही, भले ही पिछला चुनाव 39,000 वोटों से हारा। किस कारण से भाजपा को ये सीट मजबूत दिखाई दे रही है? वो अच्छा है, उनको सीट अच्छी लग रही हो, उनके लिए तो संघर्ष अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, 8 में से जो 5 सीटें डिक्लेयर हुई हैं जी,
जो नहीं हुई हैं वो कौन सी हुई हैं? जी सामरी डिक्लेयर नहीं हुई है मेरे ख्याल से, जी अंबिकापुर डिक्लेयर नहीं हुई है मेरे ख्याल से, जी, और सीतापुर मेरे ख्याल से डिक्लेयर नहीं हुआ है। तीन ही नहीं हुई है। ये 3। जी तो ये तीनों में एक जैसी दोनों पार्टियों की स्थिति है, मैं नहीं मानता। जी और जो 5 सीटें डिक्लेयर हुई हैं उनमें भी दोनों पार्टियों की एक जैसी स्थिति है कि भाजपा वहां मजबूत है या कमजोर है। पांचों में वो स्थिति नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है सिंधिया साहब के अंबिकापुर को भाजपा ने अभी इसलिए घोषित नहीं किया है कि उसे अभी भी आपसे कोई उम्मीद है? नहीं, ये बात सार्वजनिक भी थी, कहीं भी बात से मैं पीछे भी नहीं होता कि किन्हीं परिस्थितियों में मेरा मन इस बार चुनाव लड़ने का नहीं हो रहा था। जी ये सच है। और मैं सबको चाहता था, अपने साथियों को चाहता था, और मीडिया के अलावा मेरे पास माध्यम नहीं था जी कि सब तक पहुंच सकूं और अपनी मनस्थिति जाहिर कर सकूं कि मेरा मन नहीं हो रहा है। जी और ये भी मैंने कहा था कि कुछ वैचारिक ऐसे अंतर हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी शामिल नहीं हो पाऊंगा। जी, ये भी मैंने पहले भी कहा था, मैं उस बात पे आज भी कायम हूं। मैं साथी हैं वो अन्यथा ना लेंगे, वो मेरे को लेते भी कि नहीं लेते वो भी एक बात है। जी मैं कहूं कि मैं आना चाहता हूं कि नहीं चाहिए आप, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे कुछ विचार ऐसे थे जो मुझे किसी विचार से जुड़ने में रोकते हैं। जी वो बात कायम है। आज जवाबदारियों की जो स्थिति बनी उसमें अंतर आ गया। जी, और ये जो उप मुख्यमंत्री वाली बात है, ये पहले भी आई थी जब मैंने पंचायत विभाग छोड़ा था। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं किसी सेटलमेंट के लिए नहीं चर्चा में हाजिर होने को बोला है। मैं कोई समझौता वाली बात नहीं कर रहा। एक ये बात उठी हुई है मुख्यमंत्री वाली, तो इसको समाप्त कर दिया जाए। जी, हाँ या ना, इसको कर दिया जाए। ये ले लो वाली बात नहीं है। वो बात अब इस नाते समय के साथ साथ ये हो गया कि भाई अब 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री दूसरे क्यों होंगे, कैसे होंगे। जी, और जब ये बात आई तो मेरे लिए भी ये था कि अगर हाईकमांड का ऐसा कोई डायरेक्शन है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में काम करो, तो या तो मैं हाँ करूंगा या फिर मैं राजनीति से अलग हो जाऊंगा। जी, मैं हाईकमांड की बात को इनकार नहीं कर सकता। इनकार करूंगा तो पार्टी से अपने आप को मेरे को अलग ही करना है। जी, तो उस स्थिति में वो अचानक जब बात 28 जून को दिल्ली में आई, तो मैं वो जो मन नहीं है वाली बात चुनाव लड़ने की, उसको छोड़ के कि 90 साल से पार्टी में है। बहुत सारे लोग कहते थे कि बाबा आप तो अलग हो जाओगे, हम लोग का क्या होगा, हम लोग सब साथ साथ चले। आप ठीक है, आप स्काई डाइविंग कर लोगे फिर से, या फिर कहीं चले जाओगे घूमने, आप रिलैक्स रहते हो, आप रिलैक्स रहोगे, लेकिन बाकी का क्या होगा। जी, लोग उम्मीद करेंगे काम के लिए, कुछ लोग, उनके लिए आप क्या मदद कर पाओगे, हम लोग क्या मदद करते। तो ये सारे दबाव रहते हैं। और उन परिस्थितियों में मैंने उस समय फिर जो हाईकमांड के डायरेक्शंस थे कि ये जवाबदारी आप लो, तो मैंने स्वीकार किया। तो अब कांग्रेस में है, बाहर तो इस चुनाव में आपसे ज्यादा उम्मीद कौन रखे? कांग्रेस ही उम्मीद के साथ रहे या भाजपा ही उम्मीद के साथ रहे? दोनों आपकी तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देखते हैं। मैंने, देखिए, ईमानदारी है, दूसरे पार्टी के लिए कभी काम नहीं किया। जी, मैंने आज तक जीवन में कभी किसी को दूसरे पार्टी को वोट देने के लिए कभी नहीं कहा। जी, आज तक। जी, कई अफवाह उड़ी, कई साथियों का भी नाम आया। आज कुछ साथी भाजपा के नहीं हैं हम लोग के बीच में, उनके संदर्भ में भी नाम आया। लेकिन ईमानदारी से मैंने कभी किसी के लिए दूसरे पार्टी के, कोई भी दूसरे पार्टी के अपने किसी साथी को आज तक नहीं बोला कि आप उनको वोट दो। जी, मेरे से कोई पूछता रहा, जोगी जी के समय भी पूछता रहा, तो मैं कहता था पंजा छाप। जी, तो कहे नहीं बाबा, मैं कहा मेरे से आप पूछोगे तो पंजा छाप, बाकी आपकी इच्छा। जी, तो पंजा छाप के अलावा मैंने कभी किसी अच्छा, आपने एक संकट और पैदा कर दिया सिंधिया साहब। आपने तो सार्वजनिक रूप से कहना चालू कर दिया कि अब की बार मन नहीं है लड़ने का। वो बीत गई बात। अब उसके चक्कर में अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से 109 लोगों का मन हो गया चुनाव लड़ने का। उन 109 लोगों का अब क्या होगा, इस पर तो बताइए। हमारे एक साथी बोल रहे थे अभी यहां पर मंच पर कि 103 लोगों ने आवेदन किया है। सिंधिया साहब मेरे बगल में बैठे थे, बोले गलत बता रहे हैं, 110 लोगों ने किया है। तो भाई 110 में एक तो आप हो गए, अब 109 लोगों का क्या होगा जिन्होंने आपके कारण से उम्मीद जाग गई थी कि आपका मन नहीं है तो हमारा मन हो गया।
कांग्रेस में 90 सीटों में से 4 सीटों में सिंगल एप्लीकेशन है जी सोनहत, धर्मजयगढ़, पाटन और कोंटा। जी ये 4 के अलावा मल्टीपल एप्लीकेशन आए जी कहीं 80 आए, कहीं 50 आए, कहीं 17 आए, कहीं 4 आए, कहीं 55 आए, तो अलग अलग संख्या में आए। और मुझे लगता है कि विवेक भी बोल रहे थे कि सभी पार्टियों में ऐसी प्रक्रिया चलती है। अपने आप को संभावित प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करना ही एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, जिसको कांग्रेस ने आंख खोल के मौका दिया। जी ये बात आ रही थी कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बहुत लोग अप्लाई कर देंगे, फिर आपस में तालमेल बैठाना पड़ेगा, झगड़े तो नहीं हो जाएंगे, वो कहा मेरे को नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया। तो ये सोच के, जान के, समझ के कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम ब्लॉक से एप्लीकेशन लेंगे। एप्लीकेशन यानी जो भी दिलना चाहे। कोई पैसे की भी बात आई कि 100 रुपया लेंगे, 1000 लेंगे, किसी ने कहा 1 लाख रुपया लीजिए। तो ये तय हुआ कि नहीं, 1 पैसा भी नहीं लेंगे, जिसको एप्लीकेशन देना है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो यहां जैसा आपने कहा, अंबिकापुर में कुछ लोगों में वो भावना जागृत हुई कि बाबा कह रहे हैं कि उनका मन नहीं है, या किन्हीं कारणों से जागृत हुई। वो कारण तो रह नहीं गया था क्योंकि मैं एप्लीकेशन दे चुका था तो मैं नहीं लड़ना चाहता हूं वाली बात तो समाप्त हो चुकी थी। फिर भी जिनने एप्लीकेशन लगाया उनने वीडियो पे ये बोला, मीडिया को ये बोला कि नहीं, वो इस वजह से मैंने किया क्योंकि बाबा कह रहे थे, मन नहीं। वो बात सही नहीं है क्योंकि मैं तो लगा चुका था एप्लीकेशन। जी फिर भी उनने लगाया तो उनकी बात से मुझे लगता है लोग प्रेरित हो गए जी कि हमने इतने साल काम किया है, हमने ये योगदान दिया है, हम इन पदों में रहे, तो बाकी 108 लोगों को लगा या 106 लोगों को लगा कि हम भी तो रहे। जी हमने भी तो कांग्रेस के लिए 40 साल, 50 साल, 30 साल, 35 साल काम किया, लगातार काम किया, निष्ठापूर्वक काम किया, कभी आंच नहीं आई। कुछ लोगों के संबंध में तो कहा जा सकता है कि कहा कुछ किया कुछ, लेकिन हम तो वैसे नहीं हैं, तो हम भी लगा देते हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि किसको सही माने। एक जगह पर केवल 1 एप्लीकेशन, एक जगह पर 110 एप्लीकेशन, लोकतंत्र कहां मजबूत हुआ भाई? 1 से ज्यादा होगा तो सफल है। 110 तो एक एक्सट्रीम हो गया, उसके कारण थे जी। नॉर्मली 110 नहीं होता, और एक ही हो तो या तो बहुत अच्छा है, या ये कहा जा सकता है कहीं दबाव तो कुछ दूसरा दबाव तो नहीं जी, अगर एक आता है तो। लेकिन सोनहत बैकुंठपुर में मुझे दबाव की स्थिति नहीं दिखती, धर्मजयगढ़ में मेरे को कोई दबाव की स्थिति नहीं दिखती, पाटन में कोई दबाव की स्थिति नहीं दिखती, कोंटा में ऐसे कोई दबाव की स्थिति नहीं दिखती। जहां सिंगल है जी, लोगों ने कहा कि दूसरा टिकट मिलने के या जीतने के वैसे चांस नहीं है, एक मुख्यमंत्री हैं, वहां के लोग तो चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री फिर से बनाएं जी, तो क्यों एप्लीकेशन देना, क्यों अपनी स्थिति, अपने विधानसभा की स्थिति को कमजोर करना। दादी 5 साल से लड़ रहे, वहां की विशेष परिस्थितियां आप भी जानते हैं, वहां भी किसी को नहीं रहा होगा कि हमको वाकई में टिकट मिल पाएगा जी। धर्मजयगढ़ उनकी स्थिति अच्छी है, जो कांग्रेस के विधायक हैं, जीत जाएंगे तो अच्छा लगेगा जी, तो वहां लोगों का ये आकलन रहा होगा। और जगह 19-20 आप बार बार 5 साल की बात कर रहे हैं, बड़ा चर्चाओं में रहा कि 5 साल पहले सिंहदेव साहब ने बड़ा शानदार सूट सिलवाया था, और सिंहदेव साहब उस सूट का इस्तेमाल करेंगे इस उम्मीद के साथ में कई और लोगों ने भी सूट सिलवाया था। अब शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, सूट को संभाल कर रखें या शादी ब्याह में इस्तेमाल कर लें? मैंने शपथ ग्रहण के लिए आज तक कभी कपड़े नहीं सिलवाए, ना विधानसभा में शपथ लेने के लिए, ना किसी दूसरे में। मैंने जब भी, लोग कहते हैं कि बड़े कंजूस हैं टीएस बाबा, जल्दी पैसा नहीं निकालते पर मैंने जब भी सूट वूट सिलवाया जी, शादी के अवसर पे सिलवाया। आदि की शादी हुई उस समय सूट सिलवाए, फिर एक और फंक्शन आ रहा था, मुझे कहा गया कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, सूट सिलवाना पड़ेगा। तो 4 या 5 सूट मेरे पास हैं जी। अब बिटिया की शादी आ रही है जी, तो 2-1 और सूट मेरे कोटे में आ जाएंगे जी। शपथ वाला कोई सूट नहीं। लेकिन समर्थकों ने तो सूट सिलवा के रखा हुआ है और अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, क्या करें? अभी संभाल कर रखें या कहेंगे कि इस्तेमाल कर ले? संभाल के रखना चाहिए। तो भाई सिंह साहब कह रहे हैं भाई संभाल के रखो। अच्छा सिंह साहब, थोड़ा भाजपा पे भी बात कर लेते हैं। भाजपा की तैयारी को कैसा देख रहे हैं? भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि भाजपा तो लड़ नहीं रही है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों को आगे करके लड़ रही है। इस विचार के साथ है आप मुख्यमंत्री के, या आपका कुछ और विचार है? 2 चीजें हैं। एक,
भाजपा अभी सेंटर हैवी पार्टी हो गई है। मोदी जी की जो उपस्थिति है प्रधानमंत्री के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के स्वीकार्य सर्वोच्च जनप्रतिनिधि के रूप में, ये अनडिस्प्यूटेड है। तो वो टॉप हैवी हो गई है। मोदी जी उनके सिंगल मोस्ट एक्सेप्टेड लीडर हैं। और विधानसभाओं में कई जगह ये देखने को मिला कि मोदी जी को आगे किया गया। मैंने देखा बिहार में, सब जगह ऐसा नहीं दिखा कि बिहार में देखने को मिला, बंगाल में देखने को मिला, हिमाचल में देखने को मिला और कर्नाटक में अभी देखने को मिला। यहां मोदी जी को आगे करके राज्य के चुनाव लड़े गए, जो पर्सनली मैं बतौर स्ट्रैटेजी उचित नहीं मानता। ये उनकी बात है जी, मैं उसमें और कुछ नहीं कह सकता। दूसरा जो लीडर आ रहे हैं, अमित शाह जी मेरे ख्याल से एक बड़े अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं जी। वो अंदर पार्टी का मैनेजमेंट हो या चुनाव के गणित की बात हो, तो मेरा जो उनका आकलन है, एक बड़े अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में है, एक माहिर स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में है। उस बाबत वो आके कर रहे हैं। कमजोरी कहां दिखती है कि अगर आप सेंट्रल लीडरशिप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं राज्य के चुनाव में जी, तो आप राज्य के लीडरशिप का अभाव महसूस कर रहे हैं जी। आपको तो मुख्यमंत्री के लिए नाम देना है ना, राज्य की सरकार बनाने के लिए आपको चुनाव लड़ना है जी। तो उसमें अगर सेंट्रल लीडरशिप को आप प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो वो कांग्रेस भाजपा के नाते ने, एक यथासंभव निष्पक्ष विश्लेषक के नाते मैं मानता हूं कि वो कमी हो रही है जी। अगर हम कांग्रेस में स्टेट लीडरशिप को प्रोजेक्ट नहीं करते, सेंट्रल लीडर्स को हम प्रोजेक्ट करते ही हैं जी, लेकिन हम कहेंगे कि आप हमारे इस सेंट्रल लीडर को लेके वोट दीजिए, सब काम ये लीडर के नाम चेहरे पे आप वोट दीजिए, तो हमारी कमजोरी दिखेगी जी। अगर हम कहते हैं कि नहीं, ये छत्तीसगढ़ की टीम है, ये टीम को ये लीड कर रहे हैं, इसके साथ हम चुनाव में जा रहे हैं और सेंट्रल लीडर्स कांग्रेस के भी आएंगे, आ ही रहे हैं, वो प्रचार भी करेंगे, अपना मार्गदर्शन भी देंगे, अपना सहयोग सहारा भी देंगे, तो वो एक अलग परिदृश्य आता है। तो ये मुझे स्ट्रैटेजिकली कांग्रेस भाजपा से हट के मुझे लगता है कि ये दर्शाता है कि आपकी स्टेट ऑल्टरनेट लीडरशिप नहीं है। और आपने केंद्रीय एजेंसियों को लेकर कुछ नहीं कहा, ईडी, सीबीआई, इसको लेकर बहुत आक्रोशित रहते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उसमें पहले देखिए क्या स्थिति थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेंट किया कि सीबीआई एक पिंजरे में कैद तोता है या कैसा करके कुछ किया था। तो इशारा या डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि सरकारें कभी कभी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग या दुरुपयोग कर जाती हैं जी। आज के दिन में जो वातावरण ईडी और इसके चलते बना है, वो इसी चीज का बन गया है कि ये इसका दुरुपयोग हो रहा है जी। आप कार्रवाई अगर देखते हैं तो किसी ने वॉशिंग मशीन का नाम दे दिया जी, कि कोई उधर है तो केस चल रहा है, इधर आ गया तो साफ हो गया, वॉशिंग मशीन से धुल के आ गए जी। ये जो वातावरण है, ये देश में नहीं होना चाहिए। जिसने गलत किया आप कार्रवाई करिए, जिसने जी, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे बीएसपी के हों, XYZ किसी पार्टी के हैं, तब तो ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सवाल है कि पहले तोते की बात उठी तो आज ईडी की बात उठेगी। अब अपन आखिरी दौर की बातचीत की ओर रुख करते हैं। वो वॉशिंग मशीन में आजकल आप भी धुलाई कर रहे हैं, 71 विधायक आपके पास हैं, प्रक्रिया चल रही है इस चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की। कितनों के कपड़े पे दाग दिखाई दे रहे हैं? ये आप देखिए, मैं अभी आंकड़े देख रहा था जी कि कांग्रेस में फर्स्ट टाइम एमएलए वर्तमान इस 71 में शायद 38 हैं जी, और विधानसभा में 90 में से शायद 52 हैं जी, फर्स्ट टाइम जी। तो ये तो नए आए, दोनों पार्टियों की तरफ से नए लोग आए। बीजेपी में भी अपन गिन सकते हैं कि कुछ लोग नए आए जी, कांग्रेस में भी नए आए, जोगी कांग्रेस से भी कुछ नए आए, कुछ पुराने थे, कुछ नए आए। तो नए तो आते ही हैं और आएंगे ही जी,
ये नहीं हो सकता है कि जो 90 के 90 जिनको पिछले बार भाजपा ने टिकट मिला वो 90 के 90 को मिलेगा, और जो 90 के 90 कांग्रेस ने जिसको टिकट दी वो 90 के 90 उन्हीं को टिकट मिलेगा। ये नहीं होता जी, ये संभव नहीं है, क्योंकि 5 साल में परिस्थिति बदलती है, परफॉर्मेंस बदलता है, परसेप्शन बदलता है। तो उस हिसाब से हर दल 90 के 90 रिपीट करता ही नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। भाई रिपीट नहीं करेगा, पर सरकार बता रही है काम बहुत अच्छा किया, जनता हमें वापस लाने के लिए लालायित है, सरकार बनती विधायकों से है, सरकार बहुत अच्छा काम की, विधायक नालायक रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो विधायकों के संदर्भ में क्या उम्मीद करें टी सिंह साहब? अच्छा सरकार चलने में सहयोग देने वाले विधायकों को नवाजेंगे या अपनी सुविधानुसार काट छाट देंगे? सर्वे का जमाना है आजकल, खर्चा भी इसमें बड़ा होने लग गया है, लेकिन सर्वे का जमाना है। मैंने भी एक सर्वे करवाया जी, और अंबिकापुर को छोड़ के 45 सीटों में मैंने सर्वे करवाया जी, और कुछ ऐसी सीटें हैं कि अमरजीत भाई की सीट में मैं सर्वे कराने का क्या मतलब जी, भूपेश बघेल जी की सीट में सर्वे कराने का क्या मतलब, और रामविचार जी की राम वो तो इधर से करवाना है, वो तो इधर से करवाना है तो करवाया हूं, मैंने करवाया है। और उसमें जो फीडबैक आ रहा है जी, जो आपने कहा और जो आम चर्चा है उससे अलग फीडबैक नहीं आया जी, सरकार के कामकाज से बड़ा प्रतिशत संतुष्ट है जी, और विधायकों के संदर्भ में, जनप्रतिनिधि के संदर्भ में मिक्स्ड है जी, कहीं कम है कहीं ठीक है। और आप जानते हैं हर सर्वे की टीम अलग तरीके से आंकड़े प्रस्तुत करती है। जिन्होंने मेरे लिए सर्वे किया उन्होंने अलग अलग पैरामीटर्स बनाए हैं, महिलाओं का वोट किधर जा रहा है, सामाजिक आधार पे किसका कितना जा रहा है, वो जितना आंक सकें, सरकार के काम के हिसाब से कितना वोट किधर जा रहा है, विधायक के हिसाब से कितना जा रहा है, टोटल में कितना जा रहा है। तो ये सब के आकलन में सरकार का पक्ष 100% नहीं है लेकिन भारी है, 50% से ऊपर है, 60% से ऊपर। लेकिन उन्हीं सीटों में जहां सरकार का परफॉर्मेंस हाई दिखा रहा है, मेरे पास जो सर्वे आया है उसमें हर विधायक की स्थिति एक जैसी नहीं। चलिए अब अपन विधायकी पे आते हुए आखिरी बिंदु पर आ जाते हैं, वो है अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र। हमने पार्टी की समीक्षा कर ली, सरकार की समीक्षा कर ली, 90 विधायकों के संदर्भ में बात कर ली, पर जिस अंबिकापुर क्षेत्र से आप विधायक चुने गए, इन 5 साल में क्या कर पाए? साथी हैं, उन्होंने तो कई बार कहा कि ये तो बेकार निकला विधायक, कुछ नहीं किया लेकिन उनका आदर करते हुए सहमति ही व्यक्त करूंगा, काम हुए हैं जी। मैं भी रुका हुआ हूं, मीडिया भी कई बार पूछ रही है, अखबार भी कई बार पूछ रहे हैं कि आप बता दो जी। मैं नहीं चाहता कि जल्दी बता दूं जी। एक कुछ साथियों ने कहा श्वेत पत्र निकाल दो जी। तो मैं एक श्वेत पत्र टाइप निकालूंगा। अच्छा नहीं लगता कि आपने ये काम किया, क्योंकि आप जब कहोगे कि ये काम किया तो कोई भी गिना देगा कि ये नहीं हुआ जी। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि कुछ नहीं किया तो कुछ तो बताना पड़ेगा। राजेश को भाजपा से कांग्रेस में लाने की कोशिश कर रहा हूं तो वो बताना पड़ेगा ऐसी अपने यहाँ पे क्या कमी हो गई जो उधर से लाने की कोशिश कर रहे हैं? वो 32% को कुछ तो कम करना है अच्छा एक बात बताइए, आप कामकाज के संदर्भ में श्वेत पत्र ही जारी करके बताएंगे, पर 2008 में आपने पहला चुनाव लड़ा, 2013 में चुनाव लड़ा, 2018 में लड़ा, आपकी जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है। सबके विषय में बड़ा स्पष्ट आकलन रखते हैं, स्वयं के संदर्भ में क्या आकलन है? इस बार अंतर बढ़ा पाएंगे या अंतर घटने का अंदेशा है? मैं तो चाहूंगा ना घटे, लेकिन मुझे लगता है इस बार घटेगा जी। और पहले चुनाव के बाद में मैंने अपने मन में ईमान से ये टारगेट रखा है कि 1 वोट से जीतना है जी। पहला चुनाव मैं चाहता था कि मेरे को लगता था कि मुझे लगता है मैं बहुत बुरा आदमी नहीं हूं जी। मैंने बहुत लोगों का गड़बड़ नहीं किया है, किसी का ज्यादा नुकसान नहीं किया है, काम भी किया है, लोगों ने काम भी देखा है, मेरे को जिताएंगे जी। और 15,000 20,000 मुझे लगता था कि जीत जाऊंगा। बमुश्किल 980 वोट के आसपास से जीता जी। और वो दिन है और आज बस मेरे टारगेट 1 वोट से है कि मेरे को जिता दीजिएगा। लड़ रहा हूं तो हारने के लिए नहीं लड़ रहा हूं,
मदद करके एक मौका दे दीजिएगा। काम कुछ किया है नहीं, लेकिन सरकार मेरा में सवाल आके और काम करना लेकिन चाहूं। मेरा पूरक सवाल बाकी रह गया, आखिरी सवाल है मेरा। आपने बताया कि सरकार के प्रति लोगों का रुझान अच्छा है, विधायक के तौर पे आपने काम भी अच्छा किया है, ऐसा भी आपने बोला है। क्या किया है वो अभी आपने भले ही नहीं बताया। इसके बावजूद भी आपको अंदेशा है कि जीत का अंतर घट जाएगा। जब सब कुछ अच्छा है तो जीत के अंतर के घटने का अंदेशा क्यों है? किससे डर रहे हैं? कांग्रेसियों से या भाजपाइयों से? काम की बात ही देख लें तो निष्पक्ष अगर आकलन करना है तो अंबिकापुर शहर में जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है जी। शहर ग्रामीण क्षेत्र में कई काम हुए हैं, शहर में भी काम हुए हैं, छोटे बड़े काम, अच्छे काम यहां भी हुए हैं, लेकिन और हो सकता था जी। तो मैं खुद ही अपने आप को उतने नंबर नहीं दे रहा हूं। शहर अंबिकापुर में काम और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस साहु गोयता के लिए, टीएस सिंहदेव जी के लिए। आजकल ऐसे राजनेता मिलते नहीं है जो खुले मंच से अपने काम के आकलन को इतने निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत कर सके। जी सिंहदेव साहब। और पार्टी के अंदर की जो बात है जी, इस बार घंटी थोड़ी बज रही है जी तो पार्टी के अंदर वाली घंटी को थोड़ा सा मध्यम रखना पड़ेगा जी। तभी राजेश की तरफ देख रहा हूं। चलिए अब हम इसे समापन करते हैं इस बातचीत का सिंह साहब, और आपसे सिर्फ प्रदेश के स्तर पर जानना ये चाहेंगे कि कांग्रेस को एक बार फिर मौका क्यों मिलना चाहिए, इसको लेकर प्रदेश की जनता के लिए सिंहदेव साहब अपनी अंबिकापुर की धरती से क्या कहना चाहेंगे? ये कांग्रेस बिना किसी लाग लपेट के किसानों के लिए बहुत कुछ करने वाली पार्टी के रूप में अपने आप को सिद्ध कर पाई है और बहुत कुछ किया है। और ग्रामीण क्षेत्र मान लीजिए करीब 75% आज छत्तीसगढ़ का है, तो 75% क्षेत्र की आबादी में रहने वाले लोगों के लिए काफी, खास करके कृषि से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी काम किया है। दूसरा, छत्तीसगढ़ को एक पहचान देने का काम। पहले हम लोग भी जाते थे, बाहर जाते थे, कहाँ है छत्तीसगढ़, कौन है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो नक्सलवाद और छत्तीसगढ़ पिछड़ा होगा, जंगल हैं, लोग जंगलों में रहते हैं। तो एक छत्तीसगढ़ को पहचान देने का विशिष्ट कार्य इस सरकार के इस कार्यकाल में हुआ है, चाहे वो तीज त्योहारों के माध्यम से हो, चाहे छुट्टियों के माध्यम से हो, चाहे अपनी अस्मिता के माध्यम से हो, चाहे राजगीत के माध्यम से हो, चाहे छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र के माध्यम से हो। जो आज प्रधानमंत्री जी भी आते हैं तो चित्र लगता है छत्तीसगढ़ महतारी का, जी पहले नहीं लगता था। तो एक और बड़ा काम अगर ये कहेंगे तो इसमें किया है। और विभागों का 5 या सीमित करना कठिन होता है शिक्षा के क्षेत्र में। जो हमारे स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं, बहुत अच्छी पहल की है, बहुत अच्छा काम हुआ है। पीडीएस की व्यवस्था है, सुदृढ़ बनी है। यूनिवर्सल पीडीएस वाला शायद ये दूसरा राज्य है देश का जिसमें यूनिवर्सल पीडीएस लागू है। हेल्थ केयर में अगर आप देखेंगे, अगर 300 करोड़ रुपए पहले हेल्थ केयर में खर्चे हो रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, पिछले 31 मार्च तक 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के माध्यम से रीइंबर्स पैसे होते हैं। इस साल 1800 का टारगेट है। तो छोटे बड़े काम अगर आप देखेंगे तो काफी काम किए। तो काफी काम किए हैं। इसके आधार पर सिंहदेव साहब उम्मीद कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के संदर्भ में एक बार फिर भरोसा जताएगी, और उनकी उम्मीदें स्वयं के संदर्भ में, पार्टी के संदर्भ में, प्रदेश के संदर्भ में कितनी पूरी होंगी और कितनी नहीं, इसका पता तो हमें दिसंबर में ही चलेगा। लेकिन सिंहदेव साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सिंहदेव साहब के साथ हमारी जब बातचीत चल रही थी उस समय पर कई महत्वपूर्ण हस्तियां इस सभागार में उपस्थित हुई। हम उनकी उपस्थिति को सम्मानित करते हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, राज्य सरकार में मंत्री अमरजीत भगत जी, इस क्षेत्र के दिग्गज राजनेता रामविचार नेताम जी समेत तमाम विशिष्ट जन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हरिभूमि INH परिवार की ओर से मैं व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगे की कार्रवाई के लिए नीतीश जी।